गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान। हमारे विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित एक विषय है, जिसमें हमारे 3 भाग हैं। एक भाग होता है हमारा रसायन विज्ञान से संबंधित, एक भाग होता है हमारा जीव विज्ञान से संबंधित और एक होता है भौतिक, जिसमें जीव विज्ञान में हम जीवों से संबंधित यानी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की आकारिकी, उनके आंतरिक बाह्य सभी लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने 5वें चैप्टर में देखा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा सभी के बारे में हमने चर्चा बहुत ही संक्षिप्त में की थी। संक्षिप्त का मतलब है कि आपको ये जानकारी हो जाए कि हमारी पृथ्वी पर जगत के 2 भाग हैं, एक होता है वनस्पति जगत, एक होता है जंतु जगत। वनस्पति जगत में हम केवल पेड़ पौधों में यानी बिल्कुल निम्न श्रेणी के पौधों से लेकर उच्च श्रेणी के एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म तक की चर्चा करते हैं, और जंतु जगत है उसमें एक कोशिकीय अमीबा, पैरामीशियम से लेकर बहुकोशिकीय बड़े से बड़े ब्लू व्हेल जितने भी जंतु हैं, मछलियां हैं, सभी का अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये क्या कहलाता है, हमारा किस भाग में किया जाता है, ये जंतु जगत में। तो इनसे संबंधित हमने हमारी ऑफलाइन क्लास में चैप्टर स्टडी किए थे, बार बार आपको लक्षण भी बताए थे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, शैवाल, लाइकेन, इन सभी का हमने अध्ययन किया था। इनका तात्पर्य हमारे विषय में जुड़ने का यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे और जीव जंतु भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि हमें जो ऑक्सीजन है कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से। लेकिन हम पेड़ पौधे केवल उन्हें ही मानते हैं जो बहुत बड़ा वृक्ष हमें दिखाई दे, जिसमें जड़ हो, तना हो, पत्तियाँ हो, शाखाएँ हो, फल हो, फूल हो। हम सिर्फ इस एक कैटेगरी को जानते थे, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में ये लेसन या ये भाग जोड़ने का तात्पर्य ये है कि इससे हमें यह भी पता चले कि जो नील हरित शैवाल है, यानी एक जगह या बारिश का या कहीं भी पानी एकत्रित होने पर आप जो हरी काई जमी हुई देखते हैं, वो भी एक प्रकार की प्लांट की कैटेगरी में आता है, जिसे हम निम्न श्रेणी का मानते हैं। और ये नील हरित शैवाल होते हैं। और पृथ्वी पर जिन भी जीवों में या जिन पौधों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। वो क्या कार्य करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो ये और भौतिकी में हमने देखे थे न्यूटन के गति के नियम, उनसे संबंधित समीकरण। मुख्य हमने 3 नियमों का अध्ययन किया था। उसके बाद हमारा लेसन था स्वास्थ्य से संबंधित और प्राकृतिक संपदा, जिसमें हमने मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब एक बार हम अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन इन सभी में भी जो महत्वपूर्ण भाग है हमारे विज्ञान विषय का, और जो आगे आने वाली कक्षाओं में आपके बहुत अधिक काम आने वाला है, वो टॉपिक है हमारा रसायन विज्ञान, जिसका हमने काफ़ी बार, मैंने आपको सारणी करवा भी दी, सिखा दी, बहुत बार करवाई है, आज भी यही करवा रही हूँ। तो आप इस वीडियो को बहुत बार देखें बच्चों। आपको घर में रहना है, आप अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। फ़ोन को लिमिट यूज़ करते हुए एक वीडियो कम से कम 2 या 4 बार आप देखें, ताकि आपको इस विषय से संबंधित ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, और निकट भविष्य में जब हमारी ऑफलाइन मुलाकात हो तो हम आपको इससे संबंधित आगे नया टॉपिक स्टार्ट करवाएं। ऐसा नहीं हो कि आपको ये टॉपिक आपने देखा नहीं कि हो, आपको समझ नहीं आया हो, ऐसी हमारे सामने परिस्थिति आप उत्पन्न मत करना। तो हमारा आज का टॉपिक है रसायन विज्ञान से संबंधित हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ, या हम बात करें किसकी, मैटर। पदार्थ है कोई भी वस्तु या जो द्रव्यमान या आयतन घेरती है, या जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है, क्या कहलाती है, वह पदार्थ। पदार्थ की देखी जाए तो कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनसे हम बखूबी परिचित हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था की बात की जाए तो ठोस अवस्था में पदार्थों का या वस्तु का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित। द्रव अवस्था की बात की जाए तो जिसमें आयतन क्या होता है, वस्तु का निश्चित
आयतन क्या होता है? निश्चित, लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित। और गैस की बात की जाए तो इसमें आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित। इनके बारे में हमने पहले चैप्टर में काफ़ी बार स्टडी किया था कि ठोस वस्तुओं में जिनसे वो पदार्थ कणों या आयन से मिलकर बनी है उनमें आपस में प्रबल आकर्षण पाया जाता है। यानी इसकी संरचना हम देखें तो इस तरह से ये बहुत ही पास कण होते हैं जिनमें बहुत अधिक प्रबल आकर्षण पाया जाता है। ये सभी क्या होते हैं? ठोस। ठोस में हम क्या देख सकते हैं? जितनी भी धातुएं हैं जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सभी किस में आती हैं? किस कैटेगरी में आती हैं? ठोस। द्रव की बात की जाए तो इनमें क्या है? कणों या आयनों के मध्य आकर्षण है वो ठोस पदार्थों की तुलना में कम होता है लेकिन गैस पदार्थों से अधिक होता है। और गैस में आकर्षण बहुत ही कम होता है। गैस की बात की जाए तो वायुमंडल का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 अन्य सभी गैसें पाई जाती है। और द्रव की बात की जाए तो जल है, अल्कोहल है, तेल है, ये सभी क्या होते हैं? द्रव पदार्थ होते हैं। इनसे भी आगे अब हम आज देखेंगे, बात करेंगे हम सबसे पहले कि ये जो पदार्थ हम बता रहे हैं ये पदार्थ है क्या? इसकी सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। क्या होती है बच्चों? परमाणु। परमाणु है किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है। सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है। परमाणु के बाद हम देखते हैं, हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी की। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई है? हेनरी मोजले के द्वारा दी गई है जिसमें 118 तत्वों की चर्चा की गई है। उन्हें 118 तत्वों को आवर्त सारणी में अपना अपना स्थान दिया गया है। उनके भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर उन्हें व्यवस्थित किया गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं तत्व, तत्व क्या है? एक समान परमाणुओं का समूह। एक समान परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तत्व। और यह तत्व है एक समान परमाणुओं का समूह। और परमाणु क्या होता है? सूक्ष्म अविभाज्य कण। और यह परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अकेले परमाणु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यह फ्री नहीं रह सकता, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और जब हम आवर्त सारणी में तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे तो यहाँ तत्व से मतलब है कि हम उन परमाणुओं के समूह के किसी एक परमाणु की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक ही तत्व के जितने भी परमाणु हैं, 100 हैं, 50 हैं, लाख हैं, सबके रासायनिक गुण, उनकी जो रासायनिक प्रकृति है, भौतिक सब कुछ क्या होता है? हमेशा एक समान रहती है। इसलिए हम यहाँ तत्व की अगर बात करें तो हमने 1 से लेकर 20 तत्वों का आपको काफ़ी बार अध्ययन करवाया है। इसीलिए आप अपनी पुरानी कॉपी निकालिए, उसमें से 1 से 20 तत्व, उनका नाम, उनका प्रतीक, उनका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आप खुद दोबारा से लिखेंगे और याद करेंगे। जैसे आप छोटी क्लासेस में आपको मैथ के लिए पहाड़े याद करने बहुत ही आवश्यक होते हैं कि हम जब तक पहाड़े नहीं सीख सकते हम गणित नहीं कर सकते। जब तक हम पहाड़े नहीं सीख सकते तब तक हम गणित नहीं कर सकते। उसी प्रकार विद्यार्थियों, जब आपको रसायन विज्ञान का ये टॉपिक करना है, इससे संबंधित 10वीं क्लास में हमारे 5 चैप्टर हैं, उनका अध्ययन करने से पहले ये आपको 20 तत्व, उनके नाम, उनके प्रतीक, उनके बारे में जितनी भी बातें आपको मैंने करवाई है या आगे करवाऊंगी अगली क्लास में, वो आपको साथ साथ याद करनी है। उसके बाद आप आगे देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि रॉबर्ट बोयल ने सबसे पहले तत्व के बारे में जानकारी दी और इन्होंने बताया कि जितने भी रसायन विज्ञान में ये परमाणु हैं, पदार्थ हैं, उनको एक विशेष साइन या चिन्ह दिया जाता है जिससे उसकी हम पहचान आसानी से कर सकें। उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? प्रतीक। और उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तत्व के नाम से। इसीलिए जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व बताए गए हैं।
जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो अल्फ़ाबेटिक टेबल है उसमें हम 26 अल्फ़ाबेट्स मानते हैं, उसी प्रकार हमारी जो पीरियडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, जो आपका 8वीं क्लास के बाद जो आपको एक टेबल याद करनी होती है, महत्वपूर्ण होती है, ये होती है हमारी आवर्त सारणी। अब आप देखिए इसमें हम बार बार कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ करेंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें हम बार बार चर्चा करेंगे। एक तो हमारे पास टर्म आएगी परमाणु क्रमांक, इसे Z साइन से दिखाया जाता है। एक हमारे पास टर्म होती है परमाणु भार, या हम कहें द्रव्यमान संख्या। अब इनके बारे में आपको हमेशा याद रहना चाहिए, इनकी पहचान होनी चाहिए कि ये हकीकत में है क्या। परमाणु क्रमांक होता है किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन संख्या क्या कहलाती है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक हम 1 से लेकर 118 तक अगर जाते हैं तो हर नंबर पर एक नया तत्व आपको मिलता है, जिनसे आप बहुत अधिक परिचित भी हैं। आपको सब पता है कि ये जो मैं लिख रही हूँ ये क्या है। आप इन्हें अपनी कॉपी से दोबारा याद कर लें, जिस विद्यार्थी को ये नहीं आता हो। तो इस प्रकार हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 118 तत्वों के बारे में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन 1 नंबर पर है तो 1 नंबर पर ही है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अब ये नंबर है जो ये 4 है, इस 4 का क्या अभिप्राय है? इस 4 का मतलब है कि किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन संख्या क्या है, प्रोटॉन संख्या क्या कहलाती है, उसकी परमाणु क्रमांक कहलाती है। अगर हम बात करें अब परमाणु भार, परमाणु भार क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक तरीके से निर्धारित किया गया है। हमारी संस्था है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो डिक्लेयर करती है हमारे तत्वों के प्रतीक, तत्वों के नाम, उनके परमाणु क्रमांक, उनके परमाणु भार निर्धारित किस आधार पर किए गए हैं कि परमाणु भार है किसी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के एक कार्बन परमाणु के 12वें भाग में जितना भाग पाया जाता है उससे निर्धारित किया जाता है। यानी कार्बन 12 है, उसे ऑथेंटिक यानी उसे एक आइडियल परमाणु भार माना गया है। उससे कोरिलेट तुलना करते हुए अन्य सभी तत्वों के परमाणु भार निर्धारित किए गए हैं जो आवर्त सारणी में दिए हुए होते हैं और जिन्हें आपको याद करना होता है। और मैंने आपको ये याद करवा भी रखे हैं। और इनका कहाँ यूज़ आता है कि हम किसी एक तत्व या परमाणु के परमाणु भार से उसका अणुभार निकाल सकते हैं, आणविक भार निकाल सकते हैं, या हम कहें जो सूत्र इकाई द्रव्यमान होता है वो भी हम निर्धारित कर सकते हैं। तो अब हमें बात करनी है यहाँ परमाणु भार। एक्चुअली में परमाणु भार होता क्या है कि किसी भी तत्व का परमाणु भार है हम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास A से इसे निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब है कि ये तत्व में पाई जाने वाली प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या, इन दोनों का अगर हम योग करें तो आपके पास क्या आता है, उस तत्व का परमाणु भार आता है, उस तत्व का परमाणु भार आता है। परमाणु भार कैसे निकालेंगे, एक बार फिर से देखिए कि किसी तत्व का परमाणु भार यानी एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, उस तत्व में पाई जाने वाली प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। अगर आपको ये दोनों संख्याएं पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, परमाणु भार। इसके अलावा परमाणु में एक तीसरा सूक्ष्म कण या एक संख्या और पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन। इन सब के बारे में हम चर्चा जब हम परमाणु के मॉडल देखेंगे, हालांकि जिनके बारे में आप परिचित भी हैं, थॉमसन का, रदरफोर्ड और नील्स बोर, तब हम देखते हैं कि किसी भी परमाणु की संरचना के केंद्र में क्या पाया जाता है, नाभिक। नाभिक में 2 कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इनके चारों ओर जो क्या पाए जाते हैं, ऊर्जा स्तर या कोश, ऊर्जा स्तर या कोश पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये हम जब किसी परमाणु की संरचना हमसे पूछी जाती है तो हम इस प्रकार बनाते हैं कि हम उस परमाणु में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या अगर
प्रदर्शित कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हम उस परमाणु की परमाणु संरचना बता रहे हैं। तो ये थी हमारी सामान्य शब्दावली, जो आपको पता हो कि परमाणु क्रमांक है, अगर इसे कहीं Z से दर्शाया जाता है तो ये परमाणु क्रमांक Z से भी दर्शाया जाता है। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, जिसे हम हमारे 9th के लेवल में एटॉमिक मास A से शो करेंगे, और ये किसके बराबर होती है, उस तत्व या परमाणु में पाई जाने वाली प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। इसके बाद हम देखें, बात करें अणु। तो अणु क्या होता है कि किसी भी समान या असमान दो या दो से अधिक परमाणु आपस में आकर्षण बल के द्वारा जब जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये एक अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि H2, Cl2, O2, ये सभी क्या होते हैं विद्यार्थियों, अणु होते हैं। अणु है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से रह सकता है। यानी अगर परमाणु और अणु की हम तुलना करें तो परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन रसायन स्वतंत्र नहीं रह सकता है। जबकि अणु है यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से रह सकता है। यह एक छोटी इकाई हम मान सकते हैं। इसी से अगर बड़े लेवल पर हम बात करें तो इसे हम इस रूप में भी जानते हैं, यौगिक। अब यौगिक भी क्या होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व या तत्वों के जो परमाणु हैं आपस में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं, तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। और हमारी ये क्लास इसीलिए दी जा रही है कि आपको रासायनिक यौगिकों के नाम लिखने आए, रासायनिक यौगिकों के सूत्र लिखने आए, और वो कैसे बनते हैं ये आपको आना ही चाहिए। इसके लिए आपको पहले ये बेसिक ये बातें पता हो। उसके बाद हम देखते हैं, आप 1 से 20 तत्वों के प्रतीक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार याद करें। उसके बाद हम देखते हैं कि नील्स बोर का मॉडल क्या कहता है कि किसी भी परमाणु की संरचना में केंद्र में क्या पाया जाता है, नाभिक, और नाभिक में क्या होते हैं, दो कण जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और चारों ओर जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इनके लिए हमने बात की, ये हमारे पास है K कोश, ये हमारे पास है L, और ये हमारे पास है M। हमने देखा कि इनमें K के लिए हमारे पास N होता है 1, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या का फॉर्मूला होता है 2n²। किसके नियम के अनुसार, नील्स बोर मॉडल के अनुसार। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ कितनी होती है, 2। L की बात की जाए तो यहाँ अधिकतम संख्या कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन, और जब M की बात की जाए तो यहाँ संख्या कितनी होती है, 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये चलता है। इसके बाद अब आपको मैं बता रही हूँ कि कोई भी उदासीन परमाणु है, यानी परमाणु क्या है, उदासीन भी होते हैं और धनावेशित भी होते हैं और ऋणावेशित भी होते हैं। 3 कैटेगरी होती है। यानी हमारी आवर्त सारणी में परमाणुओं को अपना अपना स्थान देने के बाद भी परमाणु अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपने बाहरी कोश से, यानी ये कोश हैं, इनमें बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, या तो त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। 2 कंडीशन होती है। इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करने के बाद परमाणु है उनसे क्या बन जाते हैं, आयन। क्या बनते हैं, आयन। और आयन की 2 कैटेगरी होती है, एक होता है धनावेशित, एक होता है ऋणावेशित। धनावेशित का मतलब है कि परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर और क्या बनाता है, धनायन बनाता है। और धनायन कौन बनाता है, आवर्त सारणी में बाईं ओर के तत्व, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, धातु। तो धातुएं हमेशा क्या बनाती है, धनायन। और ऋणावेशित का मतलब आवर्त सारणी के दाईं ओर के तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और क्या बनाते हैं, ऋणायन। क्या बनाते हैं, ऋणायन। और हम इन्हें किस नाम से जानते हैं, अधातु। यानी आवर्त सारणी में बाईं तरफ क्या पाए जाते हैं, तत्व कौन से होते हैं, धातु, और दाईं तरफ कौन से पाए जाते हैं, अधातु। और धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाती है और अधातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। और ये जो मैं यहाँ परिभाषा बता रही थी वो ये थी कि कोई भी जो उदासीन परमाणु है, उदासीन कंडीशन में, यानी जब तक उस पर कोई आवेश नहीं है तब तक परमाणु में
प्रोटॉन संख्या है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या के हमेशा बराबर रहती है, लेकिन आयन बनने के बाद ऐसा नहीं होता है। अब ये परमाणु आयन बनाते क्यों हैं? अपना अपना स्थायित्व ग्रहण करने के लिए, अपनी बाहरी कोश से या संयोजकता कोश हम जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन या तो त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, NaCl यौगिक का निर्माण, NaCl का निर्माण। तो Na आप जानते हैं, Na का परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार होता है 23। जब परमाणु क्रमांक 11 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम क्या बताते हैं? ये K में इलेक्ट्रॉन है, ये L में है और ये M। तो ये अपना बाहरी कोश का एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और यहाँ क्या बनाता है? Na+। दूसरा हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 2, 8, 7। ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन प्लस लगाया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो क्या बनता है यहाँ? क्लोरीन -2, 8, 8। अब इसकी परमाणु संरचना देखी जाए तो यहाँ क्या होती है? ये इस प्रकार, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 और बाहरी कोश में 1। जबकि ये आयन बन गया तो यहाँ क्या है? केवल 2 ही कोश रह जाते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 8, 2, 8 रह गया इसका विन्यास। क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसके विन्यास में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? पहले थे 7 और बाद में कितने हो गए? 8। यानी यहाँ 2, यहाँ 8 और बाहर भी कितने हो गए अब? 8। तो ये क्या हुआ? किसका विन्यास हो गया? क्लोरीन का। इस प्रकार जब धन आयन और ऋण आयन बन जाते हैं तो ये आपस में प्रबल आकर्षण बंध के द्वारा, आपस में प्रबल आकर्षण बंध के द्वारा किसका निर्माण करते हैं? NaCl आयनिक यौगिक का निर्माण किया जाता है। और यही आपको मैंने सिखाना है कि हमें यौगिकों के सूत्र लिखना, उनको बनाना सीखना है। इसके लिए आपको ये जो संक्षिप्त जानकारी है ये आपके पास होनी चाहिए। तो अगली क्लास में हम रासायनिक यौगिकों के सूत्र सीखेंगे। आपको मैंने टेबल बनवा भी रखी है, तो प्लीज़ आप उस टेबल को एक बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। यानी अगर हमने ऐसा लिख दिया कैल्शियम सल्फेट CaSO4, अब आपको याद रहे कि ये ऐसा क्यों लिखा गया, ये चीज़ मैंने आपको सिखानी है। अगर मैंने कहा जिंक क्लोराइड लिखो तो आप जिंक क्लोराइड ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ 2 किस कारण आया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आपकी बुक में टेबल बनी हुई है जिसमें धनायन और ऋणायन आवेशित कैटेगरी में दिखाए हुए हैं, वो आवेश आपको वहाँ से याद करने हैं। और जितना मैं आपके पास PDF भेजूँ उसे आप नोट भी करेंगे और साथ साथ में उसे याद करेंगे। यानी जब तक आपको अगली वीडियो मिले तब तक आप जो आज का है वर्क वो आज ही आप याद कर लें। और प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का और ध्यान रखें। थैंक यू।